हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डिडवाना। आज के इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट का सिलेबस देखते हैं। इस यूनिट के सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट ए में हम पढ़ेंगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। जैसा कि हमने देखा है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जो बॉन्डिंग है उसके बारे में जो थ्योरीज दे रखी हैं, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। इनमें से हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में सेकेंड ईयर में पढ़ा है। इस साल हम लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसके बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां देखेंगे। एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या सीएफटी के बारे में हम इस साल डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। संकुल जो यौगिक हैं उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में पढ़ेंगे। सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्सेज, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज, इनके बारे में। और इसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स, कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट ए में। पार्ट बी में हम देखेंगे थर्मोडाइनमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेज, कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी स्टेबिलिटी और उनकी अभिक्रिया, रेट ऑफ रिएक्शन, उनके बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेज, कि मेटल कॉम्प्लेक्सेज की स्टेबिलिटी कितनी है। एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, कौन कौन से कारक हैं जो मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। और साथ ही काइनेटिक्स में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में जो सब्स्टिट्यूशन या जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, जो जिसमें एक लिगेंड दूसरे लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, उन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट सी में हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। इसमें हमें टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पिन ऑनली फॉर्मूला, एलएस कपलिंग, correlation of mu g and mu effective values, orbital contribution of magnetic moment, application of magnetic moment and data for 3D metal complexes। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, हम इसके बारे में जो संकुल यौगिक हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट को शुरू करें तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो संकुल यौगिक है उनमें मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के लिए बॉन्डिंग की नेचर, उसकी स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी ज्योमेट्री आदि को बताने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी दी गई थी वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है। एक बार उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दोबारा देख लेते हैं। हमें पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग के द्वारा दी गई है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड और मेटल आयन के बीच में कोऑर्डिनेशन या उपसह संयोजक बंध बनता है। यहाँ पर जो लिगेंड जो होता है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है। उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने जरूरी है। तो लिगेंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल के एम्प्टी जो ऑर्बिटल्स हैं उन एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करता है, और इस वजह से लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। यहाँ पर लिगेंड है वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है और मेटल लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें हमने देखा था कि जो मेटल आयन है वो बॉन्ड बनाने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है।
वो वेकेंट ऑर्बिटल s ऑर्बिटल हो सकते हैं, p ऑर्बिटल हो सकते हैं या फिर d ऑर्बिटल हो सकते हैं। बॉन्ड बनाने से पहले जो भी सारे के सारे वेकेंट ऑर्बिटल है जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें संकरण होता है। जो संकरण है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, या तो sp3 संकरण हो सकता है। sp3 संकरण में एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलकर 4 sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, और ये चारों sp3 संकृत कक्षक हैं वो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। और ये चारों जो sp3 संकृत कक्षक हैं वो वेकेंट हैं, और इन वेकेंट संकृत कक्षकों में लिगेंड हैं 4 लिगेंड जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। दूसरे प्रकार का संकरण है वो हो सकता है DsP2। यहाँ पर भी एक D, एक S और 2 P कक्षक मिलकर 4 DsP2 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, और इन संकृत कक्षकों की जो आकृति होती है वो स्क्वायर प्लेनर आकृति होती है। हम देखते हैं कि जो ऐसे मेटल आयन जिनमें D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो मेटल हैं वो DsP2 संकृत कक्षकों के द्वारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। तीसरे प्रकार का जो संकरण है वो या तो हो सकता है D2sp3 जिसको हम इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, या फिर sp3d2 जिसको हम आउटर ऑर्बिटल या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। D2sp3 या sp3d2 संकृत कक्षकों की जो ज्यामिति होती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मेटल और लिगेंड के बीच में उनकी बॉन्डिंग की नेचर किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, जो संकुल यौगिक है उसकी ज्यामिति कैसी होती है, उनके बारे में हमें ठीक से बता पाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कई कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां, जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कमी थी वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कि हम जानते हैं कि जो अधिकांश संकुल यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, और कोई भी रंगीन यौगिक रंगीन तब होता है जब उस यौगिक में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है उसमें दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण हो, तब वो यौगिक रंगीन दिखाई देता है। तो कोई संकुल यौगिक रंगीन कैसे दिखाई देता है, उसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इस बात की व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा ठीक से नहीं की जा सकती। दूसरी इसकी कमी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये कुछ कलर से मिलता जुलता ही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी है किसी संकुल यौगिक में हम विद्युत चुंबकीय विकिरण हम उसके ऊपर डालते हैं, तो एक विशेष क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का संकुल यौगिक है वो अवशोषण करता है। किस विकिरण का अवशोषण करेगा उसके आधार पर उस संकुल यौगिक में पाए जाने वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। वो एनर्जी लेवल कैसे क्रिएट होते हैं इस बात को भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसकी जो तीसरी कमी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर हम दो संकुल यौगिकों का एग्जांपल ले रहे हैं, एक तो टेट्रा साइनो निकल NiCN का होल फॉर 2- और एक टेट्रा क्लोरो निकल NiCl का होल फॉर 2-। इन दोनों संकुलों में निकल जो धातु आयन है उससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन NiCN का होल फॉर 2- की जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर है, जबकि NiCl का होल फॉर 2- जो संकुल है उसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल शेप है। और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम देखें तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का है। तो इस संकुल की ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर कैसे हुई, ये डायमैग्नेटिक नेचर का कैसे है, या फिर NiCN का होल फॉर 2- संकुल है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का क्यों है और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का क्यों है, इस बात की व्याख्या भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं कर पाते हैं।
इसकी जो अगली कमी है वो है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेज ऑफ सेम ज्योमेट्री। यहाँ पर हम दो संकुल देख रहे हैं, FeS2O का होल 6 2+ और FeCN का होल 6 4-। यहाँ पर दोनों संकुल यौगिकों की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, अष्टफलकीय ज्यामिति है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों संकुल यौगिकों में संकरण है वो अलग अलग प्रकार का है। FeS2O का होल 6 2+ में D2sp3 संकरण है, जबकि FeCN का होल 6 4- में sp3 D2 संकरण है। यानी इसमें आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है FeS2O का होल 6 वाले संकुल में, और FeCN का होल 6 वाले संकुल में बाहरी डी कक्षक संकरण में भाग ले रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी संकुल यौगिक में तो आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेता है, जबकि किसी संकुल यौगिक में बाहरी डी कक्षक संकरण में भाग लेता है। इस बात की व्याख्या भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं कर पाते हैं। इसकी जो अगली कमी है वो है डिफॉर्मेशन इन ज्योमेट्री। जैसे कि हम एक संकुल का एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, CuS2 का होल 6 2+। इस संकुल में कॉपर जो धातु आयन है उससे 6 जल के अणु ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जुड़े हुए हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम देखें तो इस संकुल में D2sp3 संकरण होगा। 6 D2sp3 संकृत कक्षक हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 H2 लिगेंड के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉपर और H2O जो 6 बॉन्ड बन रहे हैं कॉपर और H2O के बीच में, उन 6 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इस संकुल यौगिक में धातु और लिगेंड के बीच की दूरी को हम मापते हैं तो हम देखते हैं कि 4 धातु और लिगेंड के जो बॉन्ड हैं वो छोटे होते हैं, जो कि एक वर्ग के 4 कोणों पर अरेंज्ड रहते हैं, और 2 बॉन्ड जो कि इस वर्ग के ठीक ऊपर की तरफ और ठीक नीचे की तरफ जुड़े हुए रहते हैं, उन 2 बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है, बड़े होते हैं। तो 4 बॉन्ड तो छोटे और 4 बॉन्ड बड़े होते हैं, उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। इस बात की व्याख्या भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ कमियां थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। कुछ और भी कमियां हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।